देखो, अब यहाँ से अगर कोई नया भी हो तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल शांत हो जाओ। अब बाकी की चर्चा उसकी हम बाद में करेंगे, ठीक है। मार्क्स की बाकी अगला टेस्ट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी तो उसका होगा। तो कल तो संडे है ना, कल तो नहीं हो सकता, अगले सैटरडे को या संडे को एग्जाम ले सकते हैं। ये तो 7 दिन में जो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो 17 ऑब्जेक्टिव था। तो धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, अपना स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 17 के बदले अब 50 ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो 50 ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो इतना 17 था। चलो आगे अब जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? कब हुई थी? रिपीट करना, 1600 ईस्वी में। अच्छा ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। खत्म अभी नहीं हुआ है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अभी चल रही है, खत्म कब होगी, उसका पतन कब होगा ये भी बताएंगे। फिर पतन के बारे में भी चर्चा कर दिए थे, लेकिन अभी आया है बीच में कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। जान लो, इसके बाद भी थी कौन? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली का पतन कब बताए थे लास्ट? भारत कब छोड़ा था? आगे आएगा टॉपिक है। तो इसके बाद तक भी था। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी की स्थापना गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुई थी। मतलब समझो, जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस समय इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। उस समय इसका नाम कुछ और था। नाम थोड़ा सा लंबा है, देखो नाम क्या है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर नहीं, सॉरी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू ईस्ट इंडीज। नाम थोड़ा याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक दो बार पढ़ोगे ना याद रह जाएगा। गवर्नर एंड कंपनी, बोलो मेरे साथ, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू ईस्ट इंडीज। ये इसका जो था ना, पहले नाम था इस कंपनी का। बाद में इसका नाम जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ी। इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसी नाम से हुई थी। स्थापना के समय, स्थापना के समय नाम, ठीक है। आगे, कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ब्रिटेन, ये कंपनी जानते हो, ब्रिटेन की कंपनी थी। ये कहां की कंपनी थी? ये कंपनी जो थी ये ब्रिटेन की कंपनी थी, और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कही जाती थी, ठीक है, ब्रिटेन की। और उस समय अगर देखा जाए, ब्रिटेन, ब्रिटेन या कहो या ब्रिटिश को, ब्रिटिश की जो महारानी थी, या ब्रिटेन की महारानी हम लिखते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी वो थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ फर्स्ट। ये कैसा नाम है, एलिजाबेथ फर्स्ट? ये एलिजाबेथ फर्स्ट, देखो पूरे यूरोप में जो है ना, जितने भी देश आ जाते हैं पूरे यूरोप में, उस समय के जो राजा होते थे वो अपना नाम जो लिख रखते थे, नाम, नाम उसके, एक बार राजा का अगर नाम रखा गया, उसके बाद आने वाले जनरेशन का नाम नहीं बदलता था, सिर्फ आगे का नंबर बदलता था, सिर्फ नंबर बदलता था। जैसे इसका नाम एलिजाबेथ है, इसकी बेटी का नाम हो जाएगा एलिजाबेथ टू, उसके बाद जो आएगा उसका एलिजाबेथ थ्री। अगर बेटा हो गया तो बाप के नाम पे जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि उसमें फ्रांस, फ्रांस
फ्रांस में आएंगे तो फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। चलो, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, उस समय जो थी ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। बोलो, कोई डाउट पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं। तो उस समय जो थी ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। एक एक पॉइंट को एकदम गहराई से पढ़ना। जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। ये जो थी ना ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इसने जो थी इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए व्यापार के लिए एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार का मतलब ये हो गया, इसको अधिकार दे दिया, जाओ तुम सिर्फ जो है ना, सिर्फ तुम ही जो है 15 वर्ष के लिए जाकर तुम इस मतलब कि भारत के साथ व्यापार करो, बाकी और कोई नहीं करेगा, जब 15 वर्ष के लिए व्यापार करो। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिटेन से इस कंपनी के अलावा दूसरा कोई कंपनी ब्रिटेन से नहीं जा सकती थी 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष के लिए इसको एकाधिकार मिल गया, क्योंकि किसने कहा? ये एलिजाबेथ, जो कि वहां की महारानी थी। जैसे अभी हमारे भारत के क्या प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर ये कुछ भी बोल देंगे तो तुम कुछ भी कर लो, उसके हुक्म का ही पालन होगा, वो जो कहेंगे वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो उस समय एलिजाबेथ महारानी थी, इन्होंने कहा इस कंपनी को मतलब कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए क्या दे दिया? एकाधिकार दे दिया। क्या दे दिया? एकाधिकार। किस लिए दिया? व्यापार करने के लिए। किस लिए? भारत से व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया। लेकिन इसके बाद 1600, ये कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। जेम्स फर्स्ट। अब देखो, बात है जेम्स फर्स्ट की आ रही है, जेम्स फर्स्ट। अर्थात इसके बाद जेम्स फर्स्ट जो है, इन्होंने 1609 ईस्वी में इसी कंपनी को ध्यान देना, एलिजाबेथ के बाद, जब एलिजाबेथ नहीं रही महारानी, इसके बाद जब जेम्स फर्स्ट जो है ये वहां का शासक बना ब्रिटेन का, तो इन्होंने एलिजाबेथ ने तो उसको 15 वर्षों के लिए दिया था ना, 15 वर्ष के लिए ही, और अभी 15 वर्ष हुआ भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1609 ईस्वी में जैसे ही जेम्स फर्स्ट आए, इन्होंने इस कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। अनिश्चित काल समझते हो? मतलब जब तक तुमको मन है ना व्यापार करने का, करो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। इतना अधिकार दे दिया। किसने? जेम्स फर्स्ट ने। 3 पॉइंट हो गया, जेम्स फर्स्ट ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वही कंपनी जहांगीर के समय से भारत में व्यापार करना शुरू हुआ। अब यहाँ पे समझना, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत के जो सम्राट थे, कौन थे? भारत के सम्राट हैं अकबर। यानी इस समय भारत के जो सम्राट थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे, अकबर। और वही कंपनी जहांगीर के समय से भारत में व्यापार करना शुरू हुआ। ये कैसी बात है? जहांगीर इसका पुत्र था, अकबर का, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब अकबर जहांगीर। अकबर का पुत्र जहांगीर नहीं था, अभी हम इसमें आगे समझेंगे। देखो, पहले बताओ इस पॉइंट में यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत कि इस कंपनी की जो मतलब कि जो कंपनी की स्थापना जिसमें हुई थी, उस समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। और इसकी स्थापना जो है, स्थापना के पहले इसका था स्थापना के समय गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू ईस्ट इंडीज। इसके इस नाम को हम तुम्हारे हवाले करते हैं, घर में जाके जैसे भी याद करना पड़े, खाते पीते सोते बैठते जैसे भी करना पड़े, इसको तुम लर्न कर लेना।
और ये नाम तो इसके बाद में आई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ इसमें जानना है। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। कौन थी? एलिजाबेथ 1। इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ ने एकाधिकार दिया। इसको पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया था? 15 वर्षों के लिए, 16 मत मारना, 15। और फिर जेम्स फर्स्ट जो है वो 1609 ईस्वी में मतलब कि अनिश्चित काल के लिए इसी कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। और जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का सम्राट था कौन? मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, अकबर का जो शासनकाल था ना वो 1556 से शुरू हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। ध्यान देना, 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल था। किसका? अकबर का शासनकाल। कब से कब तक? 1556 से 1605 ईस्वी तक, ये याद रखना। अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 1605 ईस्वी तक अकबर का। इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। इस कंपनी की स्थापना से पहले 1556 में अकबर बन चुका था बादशाह। अकबर मुगल बादशाह बन चुका था क्योंकि पहला मुगल बादशाह था वो 1556 में। उसके बाद 56 में बना, 1600 में कंपनी स्थापना हुई और 1605 ईस्वी में जो है अकबर अपने सम्राट के पद से हट चुके थे। इसके कारण अब आगे जानोगे, इसलिए मैं भी रुके थे, इसके कारण को अच्छे से समझेंगे हम। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। ठीक है, ये बता दिए। एलिजाबेथ प्रथम के बाद बताओ, एलिजाबेथ प्रथम के बाद दूसरा सम्राट कौन बना ब्रिटेन का? जेम्स फर्स्ट। इन्होंने जो है भारत को अपने मतलब पूर्वी एशियाई की बात करें, पूर्वी एशियाई में जितना भी देश आता था ना, एशिया महादेश के पूर्वी क्षेत्र में जितना भी देश आता था सभी से कहा जाकर एकाधिकार प्रदान कर दिया, जाओ बिजनेस करो, अपना कंपनी की स्थापना करो। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ब्रिटेन का एक और कंपनी भारत आया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि अभी हम लोग क्या जाने, स्टार पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं बीवीआई। अभी हम लोग जाने कि ब्रिटेन की एक कंपनी भारत आई थी, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था? लेकिन इससे पहले भी एक कंपनी ब्रिटेन की भारत आ चुकी थी, ये तो बाद में आया, अभी तो हम लोग जान रहे थे नहीं, लेकिन इससे पहले एक और ब्रिटेन की कंपनी भारत आ चुकी है। वो कौन थी? लिवेंट। वो कंपनी थी लीवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी भारत आई, जो स्थल मार्ग से व्यापार करता था। ये जो है ना कंपनी भारत आई थी, जो स्थल मार्ग से व्यापार करता था या करती थी। ये कंपनी व्यापार जो करती थी ना वो स्थल मार्ग से करती थी। नहीं समझा स्थल मार्ग का मतलब? देखो स्थल मार्ग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इसमें ये रहा भारत, अगर कोई यहां से मान लो ये रहा भारत, अगर यहाँ से कोई इधर से जल के द्वारा आ रहा है भारत के पास, तो ये हो गया जल मार्ग। ये कौन सा हो गया? मतलब व्यापार कर रहे हैं, कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना है, हम जल के द्वारा आते हैं अपने जहाज से, फिर वापस चले जाते हैं, ये हो गया जल मार्ग। लेकिन स्थल मार्ग क्या हुआ? स्थल मार्ग हुआ हम जमीन देते हुए ऐसे जाते हैं, तुर्की देते हुए भारत जाते हैं। तो यहाँ से जो जाते हैं ना ऐसे जाते हैं, तो ये हो गया मेरा स्थल मार्ग। और एक होता है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग तो उस समय नहीं, ये बराबर छोड़ दो, नहीं थी। तो ये स्थल मार्ग से व्यापार होता था और ये जल मार्ग से, दो मार्ग से। लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल किस कंपनी की? लिवेंट कंपनी की, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत आई थी। तो ये जो व्यापार करती थी भारत के साथ, ये किस मार्ग से करती थी? स्थल मार्ग से करती थी। और ये जो कंपनी थी ये ब्रिटिश से पहले की कंपनी थी, ब्रिटिश से पहले, ब्रिटिश से पहले लिवेंट कंपनी भारत आई थी, जो स्थल मार्ग से व्यापार करती थी। सीधी सी बात है, नो डाउट इसमें। कंपनी का नाम याद रहेगा, कौन सी कंपनी थी पहले? ब्रिटेन की। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि जब ब्रिटेन की कंपनी जो कि कंपनी थी लिवेंट कंपनी, वो भारत आ चुकी थी, फिर उन्होंने व्यापार किया क्यों नहीं? दूसरी कंपनी को क्यों आना पड़ा भारत? क्योंकि समझ लो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी?
अब तो हम लोग तो जानते ही हैं स्टार्टिंग से ही प्राइवेट चीज़ों की कितनी वैल्यू है। अभी किसी को ज़्यादा कुछ नुकसान हो जाए, मतलब कि मेडिकल की जरूरत पड़ जाए, तो सरकारी में जाओगे प्राइवेट में जाओगे। लेकिन अगर पैसों की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, हमको सरकारी में जाना पड़ता है। सरकारी में ऐसा व्यवस्था, पढ़ाई की बात करते हैं, अगर तुमको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए सरकारी और प्राइवेट में पढ़ने का, तो किस में पढ़ोगे? प्राइवेट में। लोग पैसे खर्च कर करके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन सरकारी में कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है। तो प्राइवेट और सरकारी में बहुत बड़ा फर्क है। सरकारी में उतना रिस्पॉन्स नहीं होता है, उतना मतलब कि देखभाल नहीं होता है, जो मनुष्य डुबा देगा। लेकिन जब प्राइवेट रहेगा, जैसे तुम यहीं पे देख लो, हमको क्या शौक है अभी पढ़ाने का? प्राइवेट है तभी तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ जितना मेहनत हम करेंगे तुम्हारे ऊपर, तभी मेरा प्रोग्रेस भी हो सकता है, कोचिंग का हो सकता है आगे। लेकिन ये सरकारी रहती तो कुर्सी बगल में खाली नहीं दिखता तुमको, जो कुर्सी खाली दिख रही है, अगर ये सरकारी रहती तो कुर्सी बैठे रहते, बाकी हम आधा नींद लेते, आधा नींद विद्यार्थी लेता। ये फर्क होता है सरकारी और प्राइवेट में। लेकिन यही प्राइवेट है, सुबह जो 6 बजे आए हैं, एक आध बार मुश्किल इस कुर्सी पर बैठने का नसीब मिला होगा हमको, नहीं तो सुबह 6 बजे ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। अभी जब से आए हो तब से भी खड़े हैं। अब देखो, जब तक तुम बैठे हो तब तक हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हमको पढ़ाना है, प्रैक्टिस बन चुका है इस पैर का। यही है प्राइवेट और सरकारी में फर्क। सरकारी वाला इतना नहीं देखता है। तो इसलिए ये एक जो है ना, एक सरकारी कंपनी थी, सरकार के द्वारा भेजी। लेकिन प्राइवेट को जब मिला ना परमिशन, प्राइवेट कंपनी, हालांकि उसको टैक्स देना पड़ता गवर्नमेंट को, बट प्राइवेट कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, इसको प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रही थी। ठीक है। अब देखो आगे, महारानी एलिजाबेथ ने अकबर के नाम एक खत लिखा, मेरी कंपनी जा रही है, व्यापार का छूट दिया जाए। सुनो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उस समय के जो ब्रिटेन की महारानी थी, कौन थी? एलिजाबेथ ने क्या किया, एलिजाबेथ को पता था भारत का जो सम्राट है वो अकबर है। कौन है? राजा, सम्राट जो को। तो उन्होंने इस अकबर के नाम पर एक पत्र लिखा, खत। क्या खत क्या लिखा कि मैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए छूट प्रदान कीजिए और परमिशन दीजिए। छूट और परमिशन अर्थात विशेष व्यापारिक छूट मांग रही थी वो। उसका क्या था? व्यापारिक छूट दीजिए। छूट का मतलब व्यापार करने के लिए दीजिए परमिशन, अर्थात छूट दीजिए। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस समय पत्र उन्होंने लिखा, मोबाइल तो था नहीं, फोन करके पूछ लेगा हाँ अकबर जिंदा है कि नहीं, लेकिन जिस समय उसका पत्र पहुंचा ना, पत्र लिखा उन्होंने, पहुंचा, उस समय तक अकबर का निधन हो चुका था। अकबर का क्या हो गया था? निधन हो चुका था। और अकबर का उत्तराधिकारी था जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी, अकबर का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब समझते हो? उत्तराधिकारी जहांगीर गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। गद्दी पर जो बैठा उत्तराधिकारी, इसकी मृत्यु पर अकबर का उत्तराधिकारी, अकबर के मरने पर, और जहांगीर जो है बैठा। एक बात और जान लो, जहांगीर, अकबर की बात करते हैं, अकबर और जहांगीर की। अकबर का पुत्र था जहांगीर, अकबर, अकबर इसका पुत्र जहांगीर पुत्र था। और शुरू से ही जहांगीर चाहता था पिता को रहते हुए कि हम गद्दी पे बैठ जाएं। क्योंकि जान लो, जब तक तुम्हारे घर के मालिक तुम्हारे पिताजी हैं ना, तो तुम्हारा उतना चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 10 रुपया मांगना ही पड़ेगा, लेकिन तुम अपना हाथ नहीं लगा पाओगे मनी बैग पे। तुम सोचोगे पापा के पैसा ले लें, जाके कुछ भी खरीद के खा लें, जो भी मन हो खरीद लें, तो ऐसा नहीं चलता है। पिताजी अगर परमिशन दिए तो ठीक है, मांगे 100 दिया 50, उसमें भी काम चलाना पड़ेगा। जहांगीर युवा,
और तुम जानते ही हो किसको शौक नहीं रहता है मालिक बनने का, बिना कमाए अगर कुछ आ रहा है धन, ऐश और आराम की जिंदगी जीने का अवसर कौन नहीं चाहेगा। जहांगीर एक तरह से ऐसा समझ लो ना कि युवावस्था में थोड़ा बदमाश टाइप का था, ऐसो आराम की जिंदगी चाहने वाला। ये जीते जी, पिता की जीते जी चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, मैं गद्दी पर बैठ जाऊं। अकबर का निधन कैसे हुआ, वो अकबर वाली स्टोरी में प्रोफेशनल आएंगे तो बताएंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोगों के जो सिलेबस है ना ग्रेजुएशन तक फिलहाल, उससे जितना मुगलों का था ना साम्राज्य उसको हटा दिया, सिलेबस से बाहर कर दिया है। इसीलिए कहीं भी देखना अकबर तकबर का नाम आएगा तो थोड़ा बहुत से ज्यादा नहीं बताया जाता है, क्योंकि इतिहासकारों का कहना हुआ वर्तमान समय में भारत के इतिहासों का कि हमें अकबर के बारे में बताया जाता है, बीरबल के बारे में बताया जाता है, जहांगीर के बारे में बताया जाता है, शाहजहां के बारे में बताया जाता है, औरंगजेब के बारे में बताया जाता है, लेकिन कभी भी औरंगजेब ने जो हमारे संभाजी महाराज को मारा, हमारे सनातन धर्म से संभाजी महाराज के बारे में स्टोरी तुमको कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं बताया गया छत्रपति शिवाजी महाराज ने सनातन धर्म के लिए क्या किया। अगर आज तुम्हें उसकी स्टोरी पता हो, तुम उससे पहले, भगवान से पहले उसका नाम लोगे, क्योंकि उसी का देन है आज तुम यहाँ बैठे हो, भारत में इतना ऐश्वर्य का जिंदगी जी रहे हो। लेकिन कभी किसी इतिहास में नहीं बताया गया है, उसकी स्टोरी छिपा दिया गया और मुगलों की स्टोरी थोप दिया गया। लेकिन मुगलों से पहले हमारी वो स्टोरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नींव है भारत की। जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने, बख्तियार ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, मैं उसकी स्टोरी क्यों पढ़ूं? पढ़ना मुझे किसके बारे में है? जिन्होंने मुझे निर्माण किया, जिन्होंने मुझे बनाया, उससे पहले जिन्होंने मेरा सर्वनाश किया, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मुगलों ने सर्वनाश किया है सिर्फ, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया है? बख्तियार खिलजी ने जलाया है नालंदा विश्वविद्यालय को। आज नालंदा विद्यालय में देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे अध्ययन के लिए, अलग अलग देशों से, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग देशों से। 10,000 विद्यार्थी था उस विश्वविद्यालय में, छोटा मोटा विश्वविद्यालय, कई एकड़ में फैला था नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा। 1500 शिक्षक था, इसे समझ लो तुम। एक स्कूल में, आजकल के स्कूल में कितना शिक्षक होता है? 10, 20 है ना, 100 तो नहीं होगा, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 आचार्य थे, सिर्फ 1500 प्लस आचार्य होते थे उस समय, जिसे आज सर कहते हैं, गुरु कहते हैं, आचार्य उस समय होते थे। आचार्य एक किसी मतलब कि प्रख्यात विद्वान होते थे, किसी एक विशेष का विशेषज्ञ। उस समय आयुर्वेद, यही समझ लो आज का जो मेडिकल है ना, अंग्रेजी दवा, ये कुछ नहीं था उस समय। उस समय इसका नामो निशान नहीं था, कुत्ता ने उसको पूछता था। लेकिन आज एक ऐसा समय है, थोड़ा सा छींक आएगा ना, तुमको जाके इंजेक्शन ले लोगे। अंग्रेजी, आयुर्वेद के बारे में तुमको पता ही नहीं है। आयुर्वेद में क्या शक्ति थी तुम्हें पता नहीं है। वही बख्तियार खिलजी स्टोरी बता दी, थोड़ा सा और बता देते हैं कि जब उसको एक बहुत बड़ा घातक बीमारी हो गया बख्तियार खिलजी को, मुगलों के शासनकाल की बात है, कहीं पे इलाज उसका नहीं हो रहा था, तो उनके मंत्रीगण आए कहाँ जानते हो? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ के एक विशेष आयुर्वेद के आचार्य से मिले, कहा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने जब प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसको सकुशल कर देंगे, ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन बख्तियार खिलजी ने काफिर कहा, मैं काफिरों की दवाई से ठीक नहीं होना चाहता हूँ, मैं काफिरों की दवाई से क्यों ठीक, मतलब कि स्वस्थ होऊंगा, नहीं, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसके मंत्रीगणों ने क्या किया, राजा का बचना जरूरी था, तो चुपचाप आचार्य से दवाई लिया, और आचार्य ने बताया कि आपको करना क्या है। वो मतलब वो डेली कुरान पढ़ते थे, कहा उसके कुरान के पन्ने पर इस दवाई का लेप लगा दीजिए, पानी की तरह दवाई था, उसके कुरान के पन्ने पर लेप लगा दिया, दवाई दिख भी नहीं रहा था। अब जब डेली कुरान वो पढ़ते थे एक एक पेज, तो कुरान के पेज को उल्टाने के लिए इस हाथ को, उंगली को जी पर लेना पड़ता था पेज उल्टाने के लिए, तो उसके सहारे दवाई चला जाता था उसके अंदर। तो धीरे धीरे वो दवाई का जब असर किया बॉडी में, कुछ दिन के बाद ठीक हो गया। जब उसको पता चला कि हम काफिरों की दवाई से ठीक हुए हैं, एक तो उपकार किया, थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन इसके बदले उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। सोचो, आग लगा दिया, कई आचार्य उसमें मर गए, जल गए, बहुत सारे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी तो भाग गए, चाइना सब के विद्यार्थी बहुत ज्यादा थे,
कुछ ने किताब ग्रंथ लेकर भाग गया, अब बहुत सारे ग्रंथ तो जल गए, वो सब ग्रंथ आज रहता तो आज भारत का इतिहास इतिहास से लेकर वर्तमान भविष्य तक कुछ और होता। उस समय कहा जाता है कि आज जिस कैंसर का आज इलाज नहीं है, उस कैंसर का इलाज उस समय था। आज जिस ऑपरेशन को करने के लिए चीरना फाड़ना पड़ता था, उस समय बिना चीरे फाड़े ऑपरेशन हो जाता था। कैसे होता था पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद का कहना है। आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। जहांगीर अकबर का पुत्र, ये उत्तराधिकारी था इसका, ठीक है। ये चाहता था मैं राजगद्दी पर बैठूं। पिता का निधन हुआ, लेकिन एलिजाबेथ ने जो पत्र लिखा था व्यापारिक छूट के लिए, किसको पत्र लिखा था? अकबर को। लेकिन पत्र जब पहुंचा तो पत्र मिल गया जहांगीर को। पत्र किसको मिल गया? जहांगीर को। अब आगे सुनो, इससे पहले एक और बात सुन लो, समझ लो। अकबर कभी भी जहांगीर को जो है ना अच्छे से देखना नहीं चाहता था। कारण क्या था? जब तक ये राजा बना भी नहीं था, ये सिर्फ लुटाने का काम करता था, धन को, संपत्ति। आज इधर आजकल क्या होता है, तुम लोग के पास पैसा आ जाएगा तो क्या करोगे? मोबाइल रिचार्ज, आज उससे मिलने जाओगे, कल उससे मिलने जाओगे, कल उधर चॉकलेट खाओगे, आज उधर बिस्किट खाओगे, यही करोगे। पैसा उड़ाते हो फालतू है ना, काम में तो नहीं लगाते हो। काम में तो नहीं कि देखेंगे नहीं कि पिताजी का गंजी फटा हुआ है, अच्छा से कपड़ा ला दें खरीद के, इन्हें देखोगे, वो दिखेगा ही नहीं तुमको। गमछा फट गया, अच्छा सा गमछा ला दें, नहीं, वो नहीं दिखेगा तुम्हें, अच्छा काम नहीं दिखता है। तो जहांगीर भी यही करता था। अच्छा, उस समय जहांगीर की एक प्रेमिका थी, अनारकली। अनारकली, इसके पीछे पागल जहांगीर, इसके पीछे इतना पागल, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। वैसे प्रेमिका की अगर बात हो ना, प्रेम में लोग एक दूसरे का किसी का भी हत्या करने के लिए उतर आता है। माँ पिता से बगावत कर लेता है आज के इंसान। बगावत में समझते हो, घर वाले को छोड़ दिया, माँ पिता जहन्नुम में जाए, भाग गया लेके, यहां तक आ गया है। तो जहांगीर जो है, जहांगीर की प्रेमिका थी अनारकली। अब इसके लिए अगर चाहे तो अनारकली किधर चली, इसके लिए तो छोड़ सकता था, पूरे जमाने को छोड़ सकता था, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे अकबर ने जब देखा कि जहांगीर अनारकली के चलते इतना ज्यादा, मतलब कि जो राजकोष है उसको खाली कर रहा है, इतना ज्यादा पैसा लुटा रहा है, आज इधर कल उधर, ऐशो आराम, कल ये कर रहा है कल वो कर रहा है, इन्होंने इस दोनों को अलग कर दिया। अच्छा, माता पिता यही करता है, जब देख लेगा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, पहले मोबाइल छीनेगा, सिम निकालेगा, क्योंकि पहले नेटवर्क तोड़ेगा तुम्हारा। तुम बात नहीं करो लंबा समय तक, बातें नहीं करोगे तो तुम्हारा कांटेक्ट होगा ही नहीं, तो कैसे धीरे धीरे वो प्रेम, दूरियां बढ़ती है, प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और अगर नहीं होता तो तुम ही रान जाओ, तब तुम लैला मजनू हो। इतिहास का जाके फिल्म देखना, इसमें अभी नहीं देखना, बिहार पुलिस बन जाओगे तब देखना, अभी फिल्म देखने में रहोगे पता चलेगा हिस्ट्री खत्म। तो जहांगीर की प्रेमिका अनारकली, अनारकली को क्या किया कि मतलब कि दूर भेज दिया, निकाल दिया अपने देश से, मतलब यहाँ से जो है ना, देश राज्य से निकाल के कहीं और भेज दिया। जहांगीर यहाँ, वो वहां। अब दूर तक मोबाइल तो है नहीं, कैसी अनारकली पूछियो पाएगा, कैसे पूछेगा, मोबाइल तो है नहीं। नजदीक में था तो मिल जाती थी या मिल जाता था। तो अब इसको गुस्सा होने लगा जहांगीर को, सोचा अब क्या किया जाए। काफी समय बर्दाश्त किया, लेकिन इस बीच में और भी कुछ घटनाएं हुई है, उसका वर्णन हम अभी नहीं करेंगे। अब तुम इतना सीधा समझ लो, इसका निधन हो गया, कैसे हुआ ये नहीं अभी जानना है अकबर का। अब बैठा जहांगीर राजगद्दी पर। अब जहांगीर बैठा तो सोचो, जब नहीं बैठा था तो कितना उत्पात मचाता था, अब जब ये राज हो गया, इसका राज मतलब राजा, अब जो कहेगा वही होगा। अब अगर कहे जाएगा 100 गो सैनिक जाओ अनारकली को ढूंढ के लाओ, तो हंस नस कर देगा पूरे भारत को। अब ऐसा दिन आ गया जहांगीर का। बैठा जहांगीर। अब एक्चुअली उस समय क्या हुआ, जहांगीर जिस समय राजगद्दी पर बैठा, तो उस समय एलिजाबेथ ने जो पत्र लिखा था वो जहांगीर को मिला। जानते ही हो ना, एलिजाबेथ ने पत्र लिखा था वो किसको मिला? जहांगीर को। कौन कौन सा पॉइंट हो गया? 1 2, ब्रिटिश कंपनी मुल्क संघर्ष किस औरंगजेब से हुई, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी से व्यापार अधिकार, लिवेंट कंपनी जो
स्थल मार्ग से 1592, 1593, 1592 से 93, 1592 से 93 था ये जो है ना लिवेंट कंपनी, 1592 से 1593 ये था इसका मतलब समय। लिवेंट कंपनी जब आई थी 1592 से 93 में ही आई थी, ठीक है। व्यापार करने का अधिकार मिल किया गया था। सभी यूरोपीय कंपनियों की अगर बात करें ना, सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? क्योंकि यह एक कौन सी कंपनी थी? सरकारी की प्राइवेट? प्राइवेट। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। साझेदार 217। इस कंपनी में जो है ना, इस कंपनी में 217 साझेदार। साझेदार समझते हो? प्राइवेट कंपनी ऐसे नहीं चलती है। प्राइवेट कंपनी, मान के चलो कि तुमको बुलेट का शोरूम खोलना है, ठीक है। बुलेट का शोरूम खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए कम से कम बताओ? बुलेट का शोरूम खोलने के लिए कम से कम 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि एक तो बुलेट अगर तुम अपने दुकान में बेचने लाओगे, एक बुलेट के शोरूम तो खुलेगा नहीं। शोरूम खोलोगे तो कम से कम 50 तो बुलेट चाहिए, नए कुछ तो 20 को बुलेट चाहिए ना। एक बुलेट का 2.5 लाख रुपया दाम है, बिकता है 2.5 लाख में, खरीद कम से कम 2 लाख में आता होगा। तो अगर 20 तो बुलेट खरीदा तो 40 लाख रुपए कितना लग गया? 40 लाख पूंजी लगा तुम्हारा। वो तो हो गया सिर्फ बुलेट का दाम। और शोरूम खरीदोगे उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? और जमीन कहाँ? बुलेट का शोरूम तुम गड़ियारी में खोलोगे? कौन यहाँ बड़ी गड़ियारी में? तो आप बुलेट का शोरूम खरीदने, मतलब बुलेट खरीदने कौन आएगा ये बताओ? जो रिक्शा चलाता है वो बुलेट खरीदने आएगा, जो गोलगप्पा बेचता है वो बुलेट खरीदने आएगा। बुलेट सब जो बड़ा बड़ा शोरूम है वो कहाँ रहता है जानते हो? बड़े बड़े शहरों में, भागलपुर, जहाँ के कई मतलब कि गांव के लोग आते हैं। अगर 50 गांव का लोग आया, एक को लोग ऐसा जरूर आएगा जो बुलेट खरीदेगा। बात समझा कि नहीं समझा? इसलिए ये बड़ा बड़ा शोरूम जो है ना शहर में होता है, गांव में नहीं होता है। गांव में लोग क्या खरीदेगा? अकरी बकरी पालने वाला बुलेट खरीद के क्या कहाँ जाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो दरअसल तुम बुलेट शोरूम का 40 लाख रुपए लग गया तुम्हारा क्या चीज में? बुलेट खरीदने में। दुकान खोलने जा रहे हो, जमीन खरीदोगे शहर में ना, अभी अभी अगर जमीन से खरीदोगे शहर में, एक कट्ठा एकदम 1 करोड़ है भागलपुर में। एक कट्ठा एकदम कितना है? 1 करोड़ जमीन में चला जाएगा। फिर बनाओगे 50 लाख उसमें, मुश्किल से लगता है कम से कम 2-2.5 करोड़ लगाओगे तब। एक आदमी को अगर 2.5 करोड़ नहीं होगा तो इसका मतलब बुलेट का शोरूम नहीं खोल पाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नहीं तुम्हारे पास 2.5 लाख होगा, नहीं 2.5 करोड़, ना तुम बुलेट का शोरूम खोल पाओगे। तब एक के उपाय है, 10 मिल जाओ, 50 लाख ये, 50 लाख ये, 50 लाख ये, सब दिया पैसा, मिल गया। 50 से 50 लाख दोगे, नहीं 50 लाख, 25 से 25 लाख दोगे, गिनती कर लो, 8 आदमी से गुना कर दो, 2 करोड़ हो जाएगा। 2 करोड़ हुआ। अब तुम सब मिल के साझेदार हो गए हो। 3 3 6 2 3 9, 9 मिल के साझेदार हो गया। किस चीज का? उस बुलेट कंपनी का, शोरूम का। एक बुलेट बिकेगा, अगर उस पर 50 लाख रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, 50 लाख नहीं, 50,000, तब 50,000 तो नोवो में बट जाएगा। तो शौक भी पूरा हो गया बुलेट शोरूम खोलने का, अपना बिजनेस भी हो गया। अकेला तो खोल भी नहीं पाता। कंपनी की जो स्थापना हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसमें 217 साझेदार थे उसमें। इस कंपनी को चलाने वाले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, 217 लोगों ने मिलकर इसको चलाना चाहा, ठीक है, चलाने की शुरुआत भी किया। तो साझेदार थे वो। आगे, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, अंग्रेज रॉल्फ फिंच। जान लो, भारत जो आया था ना सबसे पहला अंग्रेज, वो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच, ठीक है। अंग्रेज के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। 1609 ईस्वी में। ये तो जानते ही हो, अकबर और ये मुगल बादशाह जहांगीर की बात हो रही है। जहांगीर का जो है आगरा, आगरा देखिए ताजमहल आगरा में, आगरा जहांगीर जो है ये आगरा, या फिर अकबर ही बोल दो ना, आगरा, 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 आगरा जहाँ पे ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल वहां का था राजा।
अब सुनो यहाँ पर एक नाम, क्या करें, यहाँ तक पहले लिखा दें क्या, क्योंकि अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा इतना जल्दी तो कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ है, हाँ? अभी तो बहुत कुछ है, पहले मतलब इतना लिखा देते हैं एक एक पॉइंट, ताकि ये दिमाग में रहे कि इतना चीज़ पढ़ा दिए हैं, उसके आगे पढ़ाना है, तो इसी में हॉप चॉप हो जाएगा, मतलब क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 1 पहले लिखो। अभी इसके आगे भी और जाएंगे, जो पत्र लिखा था उसमें क्या क्या हुआ, जेम्स ने भी पत्र भेजा था अकबर को, फिर वहां क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी की स्थापना के समय इसका नाम कंपनी की स्थापना के समय इसका नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख लो, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू इंडीज था। अगला पॉइंट, कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की कंपनी के सब महारानी, ब्रिटेन की महारानी, कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ फर्स्ट थी, बोर्ड पे लिखा हुआ है हर चीज, एलिजाबेथ फर्स्ट। आगे, एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए, मात्र 15 वर्षों के लिए
व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने 1609 ईस्वी में क्या लिखा, ब्रिटिश के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। अगला पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर थे। मुगल बादशाह अकबर थे। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन जहांगीर के समय में कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। देखा, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। जो कि 1592 से 93 ईस्वी में 1592 से 93 ईस्वी में डैश देखिए 1592-93 में स्थल मार्ग से व्यापार करता था। स्थल मार्ग से व्यापार करता था। नेक्स्ट, सभी यूरोपीय कंपनियों में
सभी यूरोपीय कंपनी सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई है। क्योंकि क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी थी। जिसमें कि कुल 217 साझेदार थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस कंपनी का प्रथम गवर्नर प्रथम गवर्नर इसका जो प्रथम गवर्नर था वो आगरा कंपनी थॉमस स्मिथ थॉमस स्मिथ थॉमस स्मिथ थॉमस स्मिथ था। थॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यहाँ लिखा हुआ है नीचे में, रॉल्फ फिंच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच था। अब सुनो, इसके आगे यहां तक तो पढ़ा दिए, और कुछ छूटा भी क्या? इस कंपनी के मुगल बादशाह के समय हुआ था, लिखा दिए। पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अकबर का शासनकाल लिखा क्या? नहीं, लिख लो। देखो, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अब आगे सुनोगे? इसके आगे की छुट्टी चाहते हो? बोलो, आगे थोड़ी देर और चलने दें। भूख पिचास नहीं लगा किसी को? भूख पिचास निकट नहीं आवे, बिहार पुलिस जब नाम सुना। ये नया चालीसा चला है, भूख पिचास को त्याग दो। थोड़ी देर और चलने देते हैं। अब सुनो,
जिस समय महारानी एलिजाबेथ की बात हम जहाँ पे रुके थे वहां से स्टार्ट करते हैं। महारानी एलिजाबेथ वन जो थी, इन्होंने अकबर के नाम पर पत्र लिखे, खत लिखा, जो खत तुझे और तेरी याद में, लेकिन वो खत अकबर तक, क्योंकि अकबर का निधन हो चुका था। खत पहुंचा किसके पास? जहांगीर ने जैसे खत देखा, वो भी पिता के नाम, आग बबूला हो गया, पिता से नफरत करता था। अब जिससे नफरत कर रहा है उसके नाम पर खत आ रहा है, उसी जगह फाड़ फूड़ के फेंक दिया, भगा दिया उसको, भागो यहाँ से, कोई व्यापार त्योहार का छूट नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से, भगा दिया। उसके नाम से अगर खत आता ना तो थोड़ा उसको अंदर से प्राउड फील होता कि मेरे नाम से, बाप के नाम से, जब बाप से कब्र में खुदा हुआ है, जब वहां व्यापारिक छूट, बाप के पास अब बाप कहाँ है? कब्र में, तो खत कहाँ जाएगा? कब्र में। जहांगीर है इस गद्दी पर। चलो इसकी कहानी खत्म। एलिजाबेथ, इसका खत पहुंचा ना पहुंचना कोई फायदेमंद नहीं रहा। अब बैठा है गद्दी पर कौन? जहांगीर। जहांगीर लिखे होंगे इस जगह, ये रहा जहांगीर, ये रहा। तो फिर से अंग्रेज दिमाग से चालू नहीं होते थे, काफी चालू दिमाग से होते थे। तो लोग दिमाग दिल से चालू होते हो। जहांगीर अनारकली के लिए चालू है दिल से, लेकिन अंग्रेज दिमाग से चालू होते थे। इसके बाद क्या किया जानते हो? जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन, जानते हो जेम्स वन जो है ये एलिजाबेथ के बाद सम्राट बना है ना, पहले तो एलिजाबेथ थी। तो जब जेम्स वन बना सम्राट, तो इन्होंने अपना राजदूत भेजा। इसको तो पता चल गया है अकबर मर चुका है, जहांगीर के नाम से इस बार भेजा, खत लिख के। किसके नाम से भेजा? जहांगीर के नाम से। तो जहांगीर के नाम से जब भेजा तो ऐसे नहीं भेजा, हर चीज की एक तैयारी के साथ भेजा। और कौन गया था जानते हो इसका राजदूत? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। किधर गया? जेम्स वन, ये जेम्स वन, इसका राजदूत, राजदूत नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस एक मतलब अपने कैप्टन को भेजा। कैप्टन नाम कहाँ लगता है? लीडर जो होता है, 11 खिलाड़ी, उसका कैप्टन। खिलाड़ी ने भेज रहा है। अरे व्यापारिक छूट लेना, परमिशन लेना सबसे बड़ी बात है, तो छोटे मोटे इंसान को तो नहीं भेज सकते थे। इनके पास जो जेम्स वन के पास जो सबसे बड़ा विशेषज्ञ था ना, कैप्टन, इसका मंत्री, उसको भेजा। मंत्री एक तरह से कैप्टन समझो, जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी था उसको भेजा। और ऐसे नहीं भेजा, पहले ये पता लगाया कि जहांगीर किस भाषा में बात करता है। ये सब तो अंग्रेज, जहांगीर बात करता था फारसी भाषा में, मतलब मुगलों का भाषा जो है ना, मुगलों का भाषा, मुगलों का भाषा क्या था? फारसी। मुगलों का भाषा क्या था? फारसी। जैसे हम लोगों की भाषा हिंदी है, इंग्लिश में भी बात होती है, संस्कृत होती है, उर्दू वाले उर्दू में बात करते हैं, बंगाली बंगाली में, नेपाली नेपाली में होता है ना भाषा। उसी तरह मुगलों की भाषा थी फारसी। मुगल की भाषा क्या थी? फारसी थी। तो जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, उसका जो राजदूत था कैप्टन हॉकिंस, उसको फारसी सिखाया। हॉकिंस ने सीखा भी फारसी, फारसी भाषा, ताकि जहांगीर के पास जब हम फारसी भाषा में बोलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि प्रसन्न हो जाएंगे। तो इन्होंने उसको फारसी भाषा सिखाया। फिर और चीज पता, अच्छा अंग्रेज जो है क्या पता लगाता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। अगर किसी दुश्मन को हराना है तो उसकी 2-3 चीजें पता कर लो, पहली कमजोरी, फिर उसका पसंद क्या है। देखो क्या वो धन दौलत के पीछे ज्यादा मतलब कि भावुक हो जाता है या गिर जाता है, या स्त्री के पीछे। जैसे कि तुम देखो रावण, रावण ने अपना उसका जो मतलब कि सबसे बेस्ट राजदूत था रावण का, क्या नाम था उसका, याद है किसी को? सुख, सुख नाम था। सुख को भेजा किसके पास? सुग्रीव के पास। सुग्रीव कौन था? श्री राम का एक तरह से कहो तो कमर। कैसे? युद्ध लड़ने जो श्री राम आए थे, तो सुग्रीव की बानर सेना के साथ में आए थे। जब बानर सेना नहीं होता तो अकेला श्री राम को लड़ना पड़ता। तो रावण ने सोचा क्यों ना उसके बानरे सेना को भगा दें। तो अपने राजदूत को भेजा, एक तरह से उसको गुप्तचर,
गुप्तचर को भेजा किसके पास? सुग्रीव के पास। रात के अंधेरे में सुग्रीव के पास गया, कहा कि साम दाम दंड भेद जिस तरह से हो उसको अपनी बस में करो। अगर देखो किस चीज का प्यासा है, धन का प्यासा है, सोना चांदी हीरा मोती स्त्री, किस चीज का, जमीन धन दौलत देश, जो देना पड़े उसको उस तरह से हर चीज का प्रलोभन दिया सुख ने सुग्रीव को। पहले सुग्रीव ने सुना, जब हद से ज्यादा हो गया तो गुस्से में उठकर उसको पकड़ा, श्री राम के पास ले गया, कहा किस चीज का प्रलोभन दे रहे हो मुझे? पता है मैं किसका भक्त हूं? भगवान श्री राम। किसके भक्त? राम के भक्त। राम के भक्त थे। कहा इन चीजों की मुझे कोई भूख नहीं है, तीनों लोगों का सुख को मैं त्याग सकता हूं श्री राम के चलते। पहचान जानते हो राम को? कौन थे राम? राम सुनते ही, लिखते ही, देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आए उसे बांध लो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो? कल रामनवमी है, राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। अब पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना न कर पाओगे, अरे सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। अब बुद्ध भी जिसके छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। बनना होगा ये सब कुछ, वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। क्या सच में तुमको राम पता है? क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकस में बांध, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर जिसने रावण मारा, या लक्ष्मण जिसको कहते भैया जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी अब हम ही बताएं? एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो, ये तुम लोगों के राम जपो में पहले सा वो आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। ये राम पर कुछ पंक्तियां थी, कविता थी जो तुम्हें हम सुनाए। राम की महिमा का वर्णन था इसलिए। अब ये पंक्ति और लंबी है। चले आते हैं कहां पे? हम थे जेम्स 1 पे। सुनो सुनो, इसका राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस, जिनको फारसी भाषा सिखाकर भेजा गया किसके पास? तो पता लगाया और पता करो जहांगीर का क्या मतलब कि उसका कमजोरी क्या है। पता चलता है वो चित्र से बहुत प्यार करते थे, चित्र बनवाते थे, बनता था। तो इन्होंने इसके साथ बहुत सारी जहांगीर का चित्र भेजा। पेंटिंग का शौक था, पेंटिंग भी भेजा, कई रंग बिरंगे महारानियों की पेंटिंग, अपने ब्रिटेन की जो सबसे सुंदर से सुंदर महारानियां होती थी ना, उसकी पेंटिंग, ताकि पेंटिंग को देखकर वो जो है ना थोड़ा सा पिघल जाए। तो ये सब कुछ जाकर पेंटिंग, ये सब कुछ दिखाया किसको? जहांगीर को। ठीक है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसे व्यापारिक छूट, फिर भी इन सब बातों पर उन्हें व्यापारिक छूट नहीं मिला। जहांगीर ने उसे व्यापारिक छूट नहीं दिया। ठीक है, और व्यापारिक छूट तो नहीं दिया, लेकिन जहांगीर ने उसे एक उपाधि दिया। किसको जानते हो? कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दिया। वो उपाधि था इंग्लिश खान, या ऐसे कुछ उपाधि था। तो जहांगीर फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की राज की भाषा फारसी हुआ करती थी, इंग्लिश खान, हाँ, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि
क्या दिया? उपाधि। किसने दिया? जहांगीर ने। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया। खान क्यों लगाया? क्योंकि वो फारसी भी बोल रहा था, तो इंग्लिश तो पहले से बोलता था, तो इंग्लिश खान, इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। कहा जाओ तुम इंग्लिश खान हो, इंग्लिश खान की उपाधि दिया। समझा कुछ बात को? इंग्लिश खान की उपाधि। लेकिन ध्यान रहे, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। अब इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में एक और राजदूत को भेजा फिर से। वो था कौन? सर टॉमस रो। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल कोशिश करते हैं इसको यहीं पर हम कंप्लीट करने का। औरंगजेब सबका बात आएगा अभी। चलो लिख लो, लिखो, और जो पॉइंट अभी बताए उसके बारे में लिख लो। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा दरबार में आगरा दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुए। 1609 ईस्वी में उपस्थित हुए। सोलह सौ नौ ईस्वी में उपस्थित हुए। नेक्स्ट पॉइंट, हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया। इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया।
कितना पेज हुआ आज? लगभग 2 पेज। एक दिन और पढ़ाएंगे ना तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी। तो सोच रहे हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाए तो एक पेपर जो है ना, ब्रिटिश के बाद तो फिर व्यापारिक छूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, डच खत्म हो जाएगा। तो सोच रहे हैं क्या, हिस्ट्री तो 2 टॉपिक हो ही जाएगा, तो उसके बाद कोनो और पेपर लाने के लिए साइंस का, साइंस का ही लेने सोच रहे हैं होने के लिए। देखते हैं क्या साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्या सबसे हार्ड क्या लगता है? केमिस्ट्री। तुम लोग उधर, तुम लोग बोलो क्या? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री को ही लेके आएंगे, लेकिन कल भर तो लगता है पहले हिस्ट्री पढ़ना होगा। वैसे कल मेला भी है ना, कल संडे भी है, कल मेला भी है। और कल राम नवमी का मतलब समझते हो? ध्वजा। रामनवमी का मतलब क्या होता है? श्री राम का जो जन्म है ना, नवमी तिथि को हुआ था, चैत्र मास की नवमी तिथि को, चैत्र मास के। तो कल श्री राम का जयंती है, तो अच्छे से जाके पूजा पाठ करना, कल राम जयंती है। और आज अष्टमी भी है, चैत्र मास की नवमी तिथि कल है। अयोध्या समय तो उत्सव मनाया जाएगा कल। यहाँ पर किसी के मतलब चर्चा तक नहीं, कोई जानता तक नहीं है सही से कि कल क्या है। ध्वजा पताका बजरंगबली का। और ठीक है, तब आज इतना ही रहने देते हैं। तैयारी कर लेना इसका। वैसे कल एक बार मैं जितना भी पढ़ाया हूँ इसका मेन पॉइंट का रिवीजन करवाऊंगा कल। फिर क्यों नहीं आना है कल? कल नहीं आना है? किसी को कोई कम हो है क्या? क्या काम है? किसको काम बताओ, फिर हम काम बताए। और सबके घर में पूजा पाठ ध्वजा सब जगह ही ना। अच्छा, कितना बजे पूजा पाठ ध्वजा होगा? क्लास तो नहीं रुकेगा, हाँ, लेकिन जब कहोगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास एक दिन नहीं रुकेगी। एक दिन समझते हो, एक दिन बीतने में वो सूर्य को उधर से इधर आना पड़ता है। सोचो, कहाँ एक दिन, सोचना बहुत आसान है। तो कहोगे तो बहुत सब्र करिए, 6 बजे ही पढ़ा देंगे। बोलो, अगर सब्र करिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो लेट से शाम को पढ़ोगे, लेकिन क्लास डे 6 नहीं रुकना चाहिए। किसी भी समय तुम 1 घंटा निकाल लो। सुबह अगर पूजा पाठ में, वैसे भी हम भी बिजी रहेंगे कल सुबह। सही बात बोला, तुम याद दिला दिया। मेरे यहाँ भी तो ध्वजा पताका है, तो कल मैं भी नहीं आ पाऊंगा। 9 बजे तक तो हम भी बिजी रहेंगे। तो ऐसा करते हैं, क्लास विल बी पोस्टपोन्ड इन द इवनिंग, शाम को। ठीक है, कल लॉर्ड्स राम मतलब भगवान राम का है। आज मेरे भी घर में पूजा है, अष्टमी।